हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 19 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। और जैसे जैसे हम आगे की वर्कशीट करेंगे, आज की वर्कशीट में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को भी जानेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा सबसे पहले हमें उदाहरण के तौर पे उदाहरण के साथ हमें समझाया गया है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस नाम को पढ़िए, एक चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण किसको बोलते हैं? जब भी हम एक समीकरण लिखते हैं ना, तो वहाँ एक बराबर का निशान होता है, ठीक है। एक चर वाले यानी जो भी समीकरण हम उसमें लिखेंगे उसमें एक ही चर मौजूद होगा, यानी इंग्लिश का कोई भी एक ही अल्फ़ाबेट लिखा गया होगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर x और यहाँ पर भी x, तो एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा x और y दो हों। अगर एक चर है तो एक ही होगा। रैखिक का मतलब जो भी चर मौजूद होगा उसकी घात एक होगी। तो देखो x की घात एक है यहाँ पर, तो ये है हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इस एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमने पढ़ लिया, ये होता है हमारा बराबर का निशान, जिसको हमने समानता का चिन्ह बोलते हैं। इस चिन्ह के यानी इस निशान के राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसका नाम लिखते हैं। जैसे समानता के चिन्ह के दाईं ओर लिखे जाने वाले व्यंजक को हम RHS कहते हैं। तो यानी इसमें जो 9x - 3 लिखा गया है, ये है हमारा RHS, सीधे हाथ की तरफ लिखा गया है। बराबर के निशान के उल्टी हाथ की तरफ जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो क्या होती हैं? LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम बाई तरफ वाली, जो बराबर के निशान की बाई तरफ लिखा जाता है उसको LHS बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। अब इस LHS और RHS को सॉल्व करवाकर जो भी हमें x का मान मिलता है, यानी जो भी यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलेगी, वो कहलाता है मेरा इस समीकरण का हल। आपने इसको सॉल्व करना भी ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो चलो मैं आपको एक छोटी सी रिवीजन करवाती हूँ। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 2x - 3 बराबर है 9x - 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है? x की वैल्यू निकालने के लिए x की टर्म्स को एक तरफ कलेक्ट कर लेना है। यानी अगर मैं इस 9x को भी इसके पास 2x के पास ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा? 2x। 9x के सामने यहाँ पर कोई निशान नहीं है, यानी यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? -9x इक्वल टू, अब ये वाला 3 मैं लिखूंगी -3, और इस वाले -3 को इधर वाले 3 के पास ले आऊंगी। यहाँ पर ये माइनस हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। इसको सॉल्व करो, 2x - 9x माइनस ही होगा, आ जाएगा 7x, और बड़ा नंबर 9 था तो इसीलिए यहाँ पर -7x यानी -7x हो जाएगा। -3 और +3 कितना हो जाएगा? 0। x का मान कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 7 और इस -7 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 7 जब उधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब x का क्या आंसर आ गया? 0, यानी x बराबर है 0 इस समीकरण का हल है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी करे हुए हैं, और ऐसा ही एक उदाहरण हमें यहाँ नीचे दिया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इस उदाहरण से। तो देखो बेटा, उदाहरण क्या दे रखा है? 2x - 9 बराबर है 4 को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब यहाँ पर आपको इस x का मान निकालना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो आप क्या करते थे? x वाली टर्म को, यानी x जिस संख्या के पास है, जिस पद के पास x मौजूद है, उस टर्म को वहीं रखते थे, और उसके साथ वाली पद को, यानी उसके साथ वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाते थे। तो यहाँ पर 9 है, 9 दूसरी तरफ जाएगा तो 4 के पास, तो 4 के साथ यहाँ पीछे लगेगा। जब जैसे आप असेंबली में लाइन में लगते थे, मॉर्निंग असेंबली में, तो जो स्टूडेंट लेट आते थे वो पीछे जाते थे, पीछे लाइन में लगते थे। तो ऐसे ही 9 यहाँ पर पीछे लगेगा 4 के, और 9 यहाँ प्लस हो रहा था, जमा हो रहा था, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? घटा हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर है, अब देखो दोनों के बीच में यहाँ निशान माइनस का है, तो 9 में से 4 को घटा दो, कितना आएगा? 5। लेकिन क्योंकि 9 बड़ी संख्या है तो उसका निशान अपना माइनस का है, तो इस 5 के पास भी माइनस आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -5/2। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देखो x = -5/2 लिखा गया। यहाँ पर जो स्टेप्स हमें यहाँ करके दिखाए गए हैं आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, लेकिन जनरली हम इसी तरीके से, जो अभी मैंने आपको समझाया, इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप इसी को आप प्रैक्टिस करना, इसी मेथड को, इसी मेथड से आप स्वयं प्रयास कीजिए कि प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखो बेटा, क्या दे रखा है? स्वयं प्रयास कीजिएगा, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो यानी फिर से x का मान ही निकालना है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन है, 7x यहीं रहेगा, 9 इधर आ जाएगा, तो कैसे लिखेंगे? 16 + 9, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा था तो दूसरी तरफ जाएगा, यानी बराबर का निशान क्रॉस करके ये दूसरी तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो वहाँ जाकर ये प्लस हो जाएगा। तो 7x = अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 25। अब 7 और x, इन दोनों के बीच में देखो यहाँ कोई निशान नहीं है, यानी ये आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 7 ×
x। अब मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान या गुणा की संख्या बराबर के निशान के पार करके दूसरी तरफ जाती है तो भाग होती है। तो यानी यहाँ 7 साथ में लिखा हुआ था ना x के, तो दूसरी तरफ जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 25 यानी 25/7। इसके बाद देखो बी पार्ट भी बहुत ईजी है, कैसे करना है सॉल्व। 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। तो अब ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में ना दोनों ही तरफ x की संख्याएं मौजूद हैं, इधर भी है और उधर भी है, यानी LHS और RHS दोनों में है। तो हम क्या करते हैं, इनको एक तरफ ले आते हैं, यानी 5x के पास ही हम 3x को ले आते हैं। 3x यहाँ प्लस हो रहा था तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू का साइन। अब इस वाले 5 ने अपनी जगह नहीं बदली है, अपनी जगह पर ही है, लेकिन इस 9 को इस 5 के पास लेकर आना है। तो 9 यहाँ प्लस हो रहा था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो साइन डला हुआ उसको सॉल्व कर देना है। 5 - 3x का मतलब कितना हो गया, 2x। 5 - 9 यानी कि घटाना ही है 9 में से 5 को, तो आ जाएगा 4। और क्योंकि बड़ी संख्या बड़ा नंबर 9 है तो उसका साइन डाल दो -4। तो x का आंसर क्या आ जाएगा, -4/2। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, और माइनस का साइन मत भूलना। तो x इज इक्वल टू -2 इज अवर फाइनल आंसर। बी पार्ट भी सॉल्व। इसके बाद हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 15/4 - 7y = 9, यानी 15/4 - 7y बराबर है 9 के। तो यहाँ पर भी हमें इस y का मान, y की वैल्यू निकालनी है, जिसके साथ -7 लिखा हुआ है। तो यानी सबसे पहले हमें इस नंबर को हटाना होगा 7 में से, क्योंकि 7 तो y के साथ ही लिखा हुआ है। तो इसको मैं उधर ले जाती हूँ, पर ये ध्यान रखना बेटा, ये माइनस का निशान ना 7 के साथ है, 7y के साथ, तो ये y के साथ ही रहेगा। इसके सामने अपना जो निशान है उसको चेंज करना है। यहाँ पर कोई निशान नहीं था 15/4 के पास, तो यानी जब ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि जब कोई निशान नहीं दिखता किसी संख्या के सामने तो वो जमा का निशान होता है। अब इसके बाद देखो 9 - 15/4, तो 9 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 1 डाल दिया। अब ये भिन्नों की घटा हो गई, यानी भिन्न को घटाना है, 9/1 - 15/4। तो ऐसे भिन्न को कैसे घटाते हैं, नीचे वाली दोनों संख्याओं को नीचे ही गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये संख्याएं अलग अलग हैं। उसके बाद ये जो संख्याएं लिखी है ना, इसको इस तरीके से क्रॉस में गुणा करते हैं, यानी 9 की गुणा 4 से करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 9 × 4, बीच में फिर किस चीज़ का निशान है, माइनस का, तो ये माइनस का निशान यहाँ आ गया। फिर इस 1 की गुणा इस 15 से करते हैं, 1 × 15। और अब जो संख्या हमने जहाँ लिखी थी ना, बस उसको सॉल्व कर देना है वहाँ पर। तो ये हो जाएगा -7y बराबर है 9 चौक 36, इन दोनों को गुणा किया और 1 को 15 से किया तो क्या आ जाएगा 15, बीच में माइनस का निशान और नीचे 4। अब 36 में से आपको 15 घटाना है तो आपको कितना मिलेगा, 21/4, और यहाँ था -7y। अब इस 7 और y के बीच में देखो कोई निशान नहीं है, तो यानी -7 गुणा हो रहा है y के साथ। तो जब हमें यहाँ से y का मान निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस -7 को दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा भाग करवाने के लिए। तो कैसे लिखेंगे, 21 बटा और -7 यहाँ नीचे, 21/4 और -7 आ जाएगा नीचे। अब ये दोनों कट जाएंगे, 7 × 7 और 7 × 21, तो यानी y का मान यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, -3/4। इजीली हमारा सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। इसके बाद हम करते हैं डी पार्ट। देखो डी पार्ट दिखने में कुछ कुछ हमारा सी पार्ट जैसा है, यानी इससे पहले वाले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन यहाँ पर भी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने का मतलब, ये जो 7/2 है इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 = 9/2 - 7/2। माइनस क्यों हुआ, 7/2, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो रहा था दूसरी तरफ। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जब 9/2 और 7/2 घटाना है तो दोनों की नीचे की संख्याएं एक जैसी, यानी दोनों में हर एक जैसा है। तो ये अब इसको वैसे नहीं करेंगे जैसे अभी आपने पहले वाला क्वेश्चन किया, नीचे जो संख्या लिखी थी उसको एक ही बार लिख देंगे 2, और ऊपर की संख्याओं को सिर्फ घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x/2 बराबर है 9 - 7/2। अब 9 में से 7 गया, आप सभी को पता है कितना आएगा, 2, और नीचे भी बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो आपके पास क्या आ गया, x/2 बराबर है 1 के, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, 1 के पास गुणा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x का मान 2। डी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखो बेटा, आज की वर्कशीट का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जो है हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अभी तक जो हमने सीखे, जो समझा, वो था 1 चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन अब जो मेन टॉपिक है आज की वर्कशीट का वो स्टार्ट होता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इतने सारे क्वेश्चन करके आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होते हैं आपके 1 चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे ही 2 चर आए, यानी कि अब की बार मेरे पास इंग्लिश के 2 अल्फ़ाबेट लिखे गए होंगे किसी भी क्वेश्चन में, जैसे कि ये समीकरण, एक इक्वेशन दे रखी है, x + y बराबर है 150 के। तो x और y 2 चर हैं यहाँ पे, दोनों रैखिक हैं, यानी दोनों की पावर 1 है।
और समीकरण है क्योंकि बराबर का निशान भी आप देख पा रहे हो। तो इसी को हम बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें मेन आपको बेटा याद क्या कर रखना है, इसका मानक रूप यानी इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमें याद रखनी है। जैसे एक फॉर्मूला आप याद रखते हो ax जमा by जमा c बराबर है 0 के। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बराबर के बाद होना चाहिए 0। तो जो आपके पास उदाहरण में समीकरण दे रखा है x जमा वाई बराबर है 150, उसमें तो यहाँ बराबर में 0 नहीं है, तो हमें बनाना पड़ेगा, यानी इस 150 को इधर ले आते हैं तो क्या रह जाएगा, ये x जमा वाई माइनस 150 हो जाएगा, बराबर है 0 के। अब ध्यान से देखो, x के साथ यहाँ कोई संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, 1। y के साथ कोई संख्या नहीं है तो क्या होगी, 1। अब जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे ना, उसमें हमें इस a, b और c का मान निकालना होगा। तो ध्यान से देखो, x के साथ जो भी संख्या लिखी जाती है वो होती है a, y के साथ जो भी संख्या लिखी जाती है वो होती है b, और जिसके पास कोई भी x y z नहीं होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख रहे हो उसमें कोई x y z नहीं है, c का मतलब कांस्टेंट यानी एक अचर होगा, तो वो होगी c वैल्यू। तो देखो ये था x के साथ क्या लिखा था 1, तो यानी a की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1। ये था y के साथ क्या नंबर लिखा है वो भी 1, तो b की वैल्यू भी क्या आ गई 1। अब अगली संख्या है माइनस 150, इसके साथ कोई a x y z नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी c की वैल्यू माइनस 150। अब इसमें ध्यान रखना बेटा, जो भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना उसमें सारे प्लस के साइन है, लेकिन आपके क्वेश्चन में माइनस का साइन हो सकता है, तो आप उस वैल्यू को ज़रूर माइनस के साइन के साथ ही लिखोगे। इसके बाद देखो उदाहरण में एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 4 माइनस 3x को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। 4 माइनस 3x बराबर है 0। तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बोला था, चेक करो कि बराबर में 0 होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब इसको बस हम ठीक से लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा मानक रूप कुछ इस तरीके से होता है ax प्लस by प्लस c बराबर है 0 के। तो यानी x वाला नंबर सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, तो ये था माइनस 3x, इसको मैं सबसे आगे लिख देती हूँ। अब जिसके पास कोई x नहीं है वो लास्ट में होना चाहिए 4, और बराबर में 0 तो पहले से ही था मेरे क्वेश्चन में, तो यानी इसके पास y का टर्म नहीं है, यानी y वाला पद इसके पास नहीं है, तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख दूंगी 0y, क्योंकि y तो है ही नहीं। तो 0 के साथ अगर किसी भी संख्या की गुणा करके लिखूँ 0y का मतलब 0 गुणा y, तो वो 0 ही होगी, यानी नहीं भी होगा तो वो 0 ही बन जाएगा। तो यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इसका मानक रूप क्या बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए, माइनस 3x जमा 0y जमा 4 बराबर है 0 के। इसके बाद हम करते हैं स्वयं प्रयास कीजिए प्रश्नों को। स्वयं प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न देखो क्या दे रखा है, महिमा की आयु रेखा की आयु की दुगनी है, इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। तो अब दो चर इसमें क्या होंगे, यानी दो चरों को हम क्या मानेंगे, हमें तो एक स्टेटमेंट दे रखी है, कथन दे रखा है। तो देखो ध्यान से किन दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, एक तो हो रही है महिमा की आयु के बारे में बात, और दूसरी है रेखा की आयु। तो इन्हीं दोनों को हम चर मान लेते हैं, एक को x और एक को y। तो माना महिमा की आयु है x साल और रेखा की आयु है y साल। अब इसके बाद पहला कथन पढ़ो, क्या बोला है कि महिमा की आयु रेखा की आयु की दुगनी है, यानी महिमा की आयु बराबर है 2 गुना रेखा की आयु। तो महिमा की आयु आपने क्या मानी थी x, तो 2 गुना रेखा की आयु आपने मानी थी y, तो यानी आपके पास समीकरण क्या बन गया, x बराबर है 2y। अब इसको इसके मानक रूप में ले आओ, यानी 2y को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर है 0 के। तो कितना इजी था क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ के आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। दूसरा प्रश्न देखो बेटा क्या दे रखा है, नीचे दिए गए रैखिक समीकरणों को मानक रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताइए। तो मानक रूप याद रखना क्या होता है, ax जमा by बराबर है प्लस c बराबर है 0 के। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपकी यहाँ पर क्या है कि बराबर में 0 होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, जो ये प्रश्न आपको दे रखे हैं इन सभी में बराबर में कुछ ना कुछ संख्याएं दे रखी हैं। तो पहला काम आप इन क्वेश्चंस में क्या करोगे कि आप बराबर में 0 लाओगे। जैसे इस पहले प्रश्न में देखो बराबर में 1.15 है, पहले इसको इधर लेकर आओ, तो ये क्या हो जाएगा 2x जमा 3y माइनस 1.15 बराबर है 0 के। तो पहला काम हमारा पूरा हुआ। इसके बाद a, b और c की वैल्यूज़ देखनी है। तो देखो ax इसके नीचे लिखो जमा by जमा c बराबर है 0, ये है मानक रूप। अब a की जगह पर यानी x के साथ जो भी लिखा होगा वो a होगा, y के साथ जो भी लिखा होगा वो b होगा, और जो बच गई संख्या वो मेरी c होगी। तो क्लियरली यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, a की जगह पर क्या मिल रहा है मुझे 2, b की जगह पर 3
और c की जगह पर यहाँ क्या है -1.15। माइनस का निशान मत भूल जाना, क्योंकि माइनस का साइन जब भी आएगा वो नंबर आप साथ में लिखोगे। अगले प्रश्न में देखो, यहाँ पर भी बराबर में 0 नहीं है, तो यानी इस संख्या को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा -2x -5y बराबर है 0 के। अब इसके नीचे मानक रूप लिखो। पहले क्या होता है ax जमा by जमा c बराबर है 0 के। अब कंपेयर करो, मैच करो, x के साथ जो लिखा है वो a, यानी यहाँ पर a क्या है -2, तो लिख दो पहले a की जगह पर क्या आ जाएगा -2। b की जगह पर जो भी लिखा है, y के साथ जो भी लिखा है वो b है, यानी कि -5, माइनस का निशान नहीं भूलना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब यहाँ पर देखो c प्लस c, यहाँ पर कुछ भी नहीं है उसकी जगह पर, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, एक 0 और लिख देते हैं। तो यानी c की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 0, कुछ भी नहीं है तो यानी 0 होगा। अब अगले प्रश्न में देखो ऑलरेडी बराबर है 0 के, x नहीं है यहाँ पे, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे 0x जमा इस y को लिख देते हैं, फिर -2 बराबर है 0 के। अब y के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 डाल दो। इसके नीचे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप लिखो ax जमा by जमा c बराबर है 0 के। मानक रूप इसलिए बार बार लिख रहे हैं बेटा हम, ताकि हम इजीली देख पाएँ कि a b c की क्या वैल्यू है। a 0 b 1 और c आ गया -2। ठीक है, लास्ट पार्ट जो है इसका, इसमें भी देखो इक्वल टू -4 है, तो सबसे पहले इस -4 को मुझे यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा x -7y + 4 = 0। इस x के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 लिख दो। अब इसके नीचे इसका मानक रूप लिखो ax जमा by जमा c बराबर है 0 के। अब a b और c की वैल्यू बहुत ईजिली हम लिख देंगे, a1 b है -7 और c है 4। सेकेंड क्वेश्चन इज फिनिश। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, नीचे दिए गए समीकरणों को दो चर वाले रैखिक समीकरणों के रूप में व्यक्त करो। तो जो समीकरण दे रखे हैं उसको इस फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, सबसे पहले बराबर में 0 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर -5 है ना, तो पहले इसको यहाँ ले आते हैं, प्लस का कर देते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें x जमा 5 यानी y तो है ही नहीं, तो जहाँ पर y नहीं होगा उसकी जगह पर आप 0y लिख दो, +5 = 0। तो हो गया ना ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। अगले प्रश्न में भी आ जाते हैं। पहले y = 3 है, तो y -3 बराबर है 0 कर लो। अब इसमें देखो x नहीं है, तो x की जगह पे लिख दो 0x जमा y -3 बराबर है 0। सेकेंड भी फिनिश हो गया। थर्ड वाले में भी देखो 2x है, तो पहले इधर लाना पड़ेगा क्योंकि क्या बनाना है, बराबर में 0 बनाना है। तो ये हो जाएगा -2x + 5 = 0। अब इसमें भी देखो ये y वाली टर्म नहीं है, y का पद नहीं लिखा हुआ, तो उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, उसकी जगह पर 0y लिख देते हैं। 0y + 5 = 0, ख़त्म हो गया। लास्ट वाले में यहाँ पर पहले से 0 है, तो इसको कुछ नहीं करना, आपको 3x लिखना है। y नहीं है तो y की जगह पर क्या आ जाएगा 0y + 2 = 0। तो हो गया क्वेश्चन फिनिश। सभी क्वेश्चंस में ये वाली फॉर्म बन गई, ax + by + c = 0। यही आपको उस क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया था। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश होती है बेटा। एनसीईआरटी के में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।